तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जीएसओ पेपर जो कि 2021 में हुआ था। उस पेपर का आज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेशर चेंजेज। प्रेशर दाब में चेंजेज कैसे होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोर रेपिडली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन द वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज़्यादा होता है वर्टिकल डायरेक्शन की तुलना में, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा होता है हॉरिजॉन्टल में कम होता है। थर्ड है दोनों में सेम होता है। और थर्ड होता है मोर रेपिडली इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओवर द लैंड देन ओवर द ओशियन। सो राइट आंसर इज द सेकेंड वन, कि जो वर्टिकल अगर हम हाइट में ऊपर से लेके नीचे ऊपर हाइट में जाते हैं ग्राउंड से लेके, तो प्रेशर में ज़्यादा चेंजेस होते हैं एज कम्पेयर टू, जैसे कि हम एक लोकेशन एक पॉइंट से लेके, जैसे हम दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो प्रेशर में बहुत कम चेंजेस आते हैं। बट अगर हम दिल्ली से या जयपुर से हाइट ऊपर जाते हैं तो प्रेशर में चेंजेस ज़्यादा आते हैं। तो द बी इज द राइट आंसर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, to determine the heat of solution of NaOH, following set of procedures was used। तो NaOH के सॉल्यूशन की हीट को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग स्टेप दी गई है। तो उन स्टेप का ऑर्डर को अपन को सेट करना है। तो फर्स्ट इसमें ए दिया गया रीड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, बी है रीड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, सी इज द पोर द वाटर इनटू ए बीकर, डी है स्टायर द मिक्सर, ई है ऐड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो करेक्ट ऑर्डर करना है कि क्या चालू करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बीकर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बीकर में क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा सी, कि सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद में वाटर डाल के हम इसका इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ए, तो ए आ गया, लेकिन बाकी में ऐसा कोई ऑप्शन, तो राइट आंसर तो ये हो गया, लेकिन बाकी आगे हम चेक करते हैं। टेम्परेचर चेक कर लिया, उसके बाद में उसमें हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को ऐड कर देंगे। तो ई आ गया, उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो डी आ गया, डी में क्या है, स्टार्ट द मिक्सर, एंड उसके बाद में ए आ गया, मतलब फाइनल, टी फाइनल टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये स्टेप का ऑर्डर हो गया। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव बोथ गैसियस एंड पार्टिकुलेट कंटामिनेंट्स। ओके, सो ऑप्शंस हैं वेंचुरी स्क्रबर, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेंबर, डायनेमिक प्रेसिपिटेटर एंड बैक फिल्टर। सो राइट आंसर इज द वेंचुरी स्क्रबर। Scrubbers can be used for the particulate matters as well as for the gaseous pollutants। और जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एपरेटस हैं जो गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं, उनको हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेंचुरी स्क्रबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैव बीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ विदाउट ग्रीन हाउस गैस इन डिग्री सेल्सियस। ओके, सो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अर्थ के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस नहीं होंगे तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर हो जाएगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो अर्थ को गर्म करती हैं, गर्म करती हैं मतलब वो टेम्परेचर हाई रखती हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेज को हटा देंगे तो टेम्परेचर अर्थ भी ठंडी हो जाएगी, पर वो टेम्परेचर -19 तक हो जाएगा। तो अगर -15 से -18 या -19 डिग्री, तो कितने का चेंज आता है, लगभग 33 और 34 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विदाउट ग्रीन हाउस गैस टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। कई बार -18 भी लिखा होता है, तो आप उसी हिसाब से आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मीन्स
जो सबसे नीचे की लेयर होती है जिसको क्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है, डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ। सो ओजोन फॉर्मेशन में कौन कौन काम आता है? एक तो हाइड्रोकार्बन्स जिसको अपन VOC भी कहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनका यूज होता है। ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ओजोन। तो ऑप्शंस में देखते हैं, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, नॉक्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, द अपवर्ड वर्टिकल राइज प्रिवेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूम्स। सो हम आगे के वीडियो में जितने भी ये प्लूम्स होते हैं, प्लूम्स मीन्स कोई भी इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री में एक चिमनी लगी होती है, ठीक है, और चिमनी से जो फ्लूम्स धुआं निकलता है वो अलग अलग शेप में निकलता है, जैसे जिगजैग लूपिंग शेप में निकलता है, कोनिंग शेप में निकलता है, फेन शेप में निकलता है, ठीक है। इनकी शेप को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हर शेप के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी कैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि अपवर्ड वर्टिकल राइज प्रिवेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लूम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, 6 का राइट आंसर है डी, न्यूट्रल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी कैन अचीव इफ्लुएंट BOD लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर। तो इफ्लुएंट क्या होता है? दो टर्म होते हैं, एक तो होता है इन्फ्लुएंट और एक होता है इफ्लुएंट। इन्फ्लुएंट तो क्या होता है कि किसी सिस्टम के अंदर जो पानी आता है उसको इन्फ्लुएंट कहते हैं, और जो बाहर निकलता है उसको इफ्लुएंट कहते हैं। सो कौन सी मेथड होती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में? अगर हम देखें तो ऑप्शंस हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, एनारोबिक अपफ्लो स्लज ब्लैंकेट एंड मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। सो जो BOD को 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम कौन कर देता है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Now the question number 8. If rain is written as 8 as percent 6 and more is written as 7 has 8 at, तो remain will be, तो रेन को क्या लिखा गया है? RAIN, रेन को लिखा गया है 8 $% और 6, और मोर को क्या लिखा गया है? MORE, मोर को लिखा गया है 7 हैश 8 और 8। तो रिमेन को क्या लिखा जाएगा? REMAIN। तो R क्या है? 8। ई चेक करते हैं, ई किसके इक्वल है? 8। M है 7, ए किसके इक्विवेलेंट है? डॉलर। आई किसके इक्विवेलेंट है? परसेंट। और एन है किसके इक्विवेलेंट? 6। सो ये आंसर कौन सा है? सो 8, 7%, 6। सो सी इज द राइट आंसर। Now the question number 9. What could comprise an environment impact statement? Means EIS, environmental impact statement under the current EIA notification. Okay, so EIS environment impact statement क्या होता है मतलब बेसिकली? तो क्या होता है, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ए रिपोर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट डिटेल, ए रिपोर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ साइट कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑफ EIA environmental impact assessment, a report of description of baseline data at site. So right answer is the a report of environmental impact assessment. So environmental impact assessment की जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उसको क्या करते हैं? environmental impact statement. So C is the right answer. Now the question number 10. The most common landfill sealant used for the control of gas and leachate. Sealant means जैसे ये कोई एरिया, तो यहाँ पे गड्ढा खोद के अपन लैंडफिल साइट बनाते हैं, तो यहाँ पे जो भी कोई वाटर होता है उसको परकोलेट से बचाने के लिए परमिएबल इम्परमिएबल लेयर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सील या सीलेंट। तो किसका काम में लेते हैं मेनली?
जो मोस्ट कॉमनली यूज लेते हैं, तो ऑप्शंस में क्या है, कॉम्पैक्टेड क्ले, सिंथेटिक केमिकल, asphalt एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। तो राइट आंसर है कॉम्पैक्टेड क्ले को यूज में लेते हैं सबसे कॉमनली, जो लिचिएट और गैस को कंट्रोल करने के लिए सीलेंट के तौर पे काम में लिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स TDS कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सो रिवर्स ऑस्मोसिस से कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज से भी कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम TDS को रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ many individuals have won the Nobel Prize more than once। सो कितने इंडिविजुअल्स को एक बार से ज़्यादा नोबेल प्राइज मिल चुका है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अगर हम बात करें कि 2 बार कितने लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस को नोबेल प्राइज मिल चुका है, तो आंसर होगा 7। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, पर्टिकुलर आदमियों की बात करें, तो 4 लोगों को है वो 2 बार से ज़्यादा नोबेल प्राइज मिल चुका है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज IS कोड रेफर टू पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अदर देन पेक्ड नेचुरल मिनरल वाटर। ओके, सो उसके लिए IS स्टैंडर्ड क्या है। सो राइट आंसर इज द C 14543 पेक्ड ड्रिंकिंग वाटर का। अगर पेक्ड नेचुरल वाटर की बात करते हैं तो उसके लिए होगा IS 13428। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है। अगर पेक्ड ड्रिंकिंग वाटर का पूछा गया है तो 14543, और पेक्ड नेचुरल मिनरल वाटर का पूछा गया है तो IS 13428। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रोपोस्फियर इज इक्वली थिक अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये ट्रू नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर है वो, इसकी थिकनेस क्या है, चेंज होती रहती है, इक्वेटर पे अलग होती है, पोल्स पे अलग होती है। ट्रोपोस्फियर कंटेन ओजोन लेयर, गलत, स्ट्रेटोस्फियर में होता है ओजोन लेयर। ट्रोपोस्फियर इज थिनर एट इक्वेटर देन द पोल्स। ओके, ट्रोपोस्फियर थिकर एट इक्वेटर देन द पोल्स। सो जो ट्रोपोस्फियर होती है वो इक्वेटर पे थिकर होती है और पोल्स पे थिनर होती है। सो राइट आंसर इज द D। क्वेश्चन नंबर 15, द Michaelis-Menten kinetic equation V is equal to Vmax S divided by Km plus S describes the enzyme kinetics involving a substrate S. V is the rate of enzyme reaction velocity, Vmax is the maximum rate of reaction, K is the half saturation coefficient. Which of the following pairs correctly represent the order of equation respectively? तो कंडीशंस क्या है, when the substrate concentration, okay, when the substrate concentration is greater than Km means half saturation coefficient। तो उस केस में कौन सी इक्वेशन होगी, उस केस में वन टाइप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, और जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेरी लेस होगी Km से, तो उस टाइप में जीरो रिएक्शन, ओके, टाइप रिएक्शन होगी। तो ऑप्शंस हैं फर्स्ट A एंड B, इसको याद रखना है बिकॉज ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले काइनेटिक्स का पढ़ना जरूरी है। तो काइनेटिक्स पढ़ने के बाद में आप इसको इजीली कर पाओगे, समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 16, बनी ठनी इज पेंटेड बाय। तो बनी ठनी पेंटिंग वो किसके द्वारा पेंट की गई, निहाल चंद के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द कंपेटेंट अथॉरिटी फॉर नोटिफाइंग द EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन इन इंडिया। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो एक अपेक्स बॉडी और कंपेटेंट अथॉरिटी इंडिया में जो कि EIA के नोटिफिकेशन को नोटिफाई करती है। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, ए सिटी विद ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड वेदर। ट्रॉपिकल मीन्स जहाँ टेम्परेचर थोड़ा हाई हो, ह्यूमिड मीन्स जहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो,
ठीक है। प्रोड्यूसिंग द वेस्ट ऑफ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट सुटेड, तो इस कंडीशन में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट सुटेबल है? तो इस केस में वेस्ट टू एनर्जी इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, सो ए इज द राइट आंसर। तो जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू है वेस्ट है, उसको किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जा सकता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19. What could be inferred from the following samples concerning the relative ease of biodegradability? Sample A, the BOD and COD ratio is 24/30, and the sample B, BOD and COD ratio is the 10/15. सो फर्स्ट में BOD COD का रेशियो अगर 24/30 तो कितना होगा? 0.8, और सेकंड में 10/50, सो कितना होगा? 0.2। मीन्स सैंपल ए का BOD एंड COD रेशियो ज़्यादा है और सैंपल बी का BOD और COD रेशियो कम है। तो जहाँ पे COD की वैल्यू ज़्यादा है, COD की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे है? सैंपल बी में। तो जहाँ COD की वैल्यू ज़्यादा होती है वो सैंपल इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो COD की वैल्यू कम कहाँ पे है? सैंपल ए में। इसलिए सैंपल ई इज इजीली बायोडिग्रेडेबल, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20. What is the newborn normality rate of India as per the sample regression system 2018? Okay. So right answer is the 32 per 100 live birth. So इसका मतलब है कि जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें 32 बच्चों की डेथ हो जाती है। ओके, सो 32 पर 100 लाइव बर्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग साइक्लोन सेपरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वेट स्क्रबर एंड कैटालिटिक कन्वर्टर। सो राइट आंसर इज द कैटालिटिक कन्वर्टर इज ए इमिशन कंट्रोल डिवाइस। अपना वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है। ये एक इमिशन कंट्रोल डिवाइस है, जो भी इंजन से हार्मफुल गैसेज निकलती हैं उनको ये लेस हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट करके एटमोसफेयर में रिलीज कर देता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इट्स एंटायर कोर्स विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? सो बनास, पार्वती, काली सिंध एंड लूनी, मतलब कौन सी रिवर है जो कि केवल राजस्थान के अंदर ही बहती है, राजस्थान से बाहर नहीं जाती है? तो राइट आंसर इज द बनास। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23. एज पर हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2016. सो इसको भी याद रखना है कि हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल 2016। तो कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये रूल कब आया था, तो 2016। द import of hazardous and other waste from any country shall not be permitted for recycling, recovery and reuse, utilization including co-processing, safe disposal in the engineering landfills. सो राइट आंसर है कि अगर हम उसको इंपोर्ट करते हैं तो उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिकवरी और रीयूज कर सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि दूसरी कंट्री से ला के यहाँ की लैंडफिल में उसको डिस्पोज कर दें। सो डी इज द राइट आंसर, मीन द सेफ डिस्पोजल इन इंजीनियरिंग लैंडफिल इज नॉट परमिटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन 3T ऑफ कंबसन? सो 3T क्या क्या होते हैं? राइट आंसर इज द फर्स्ट वन, टेम्परेचर, टाइम एंड टर्बुलेंस। टेम्परेचर, टाइम एंड टर्बुलेंस is the right answer. Now the question number 25. What holds a planet atmosphere close to its surface? What holds a planet's atmosphere close to its surface? मतलब एक प्लेनेट का जो एटमोसफेयर होता है उसको उसके नज़दीक, सरफेस के नज़दीक कौन होल्ड करता है? सो राइट आंसर इज द ग्रेविटी, मतलब उसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो उसके एटमोसफेयर को बांधे रखता है उसके चारों ओर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फॉल्स, में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो फ्रोस्ट इज लाइकली इफ एयर इज कूल्ड टू इट्स बिलो फ्रीजिंग ड्यू पॉइंट, सही बात है। एडिंग वाटर वेपर टू द एयर इंक्रीजेज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये भी राइट बात है। वाटर इवापोरेटेड व्हेन एयर इज कूल्ड टू इट्स ड्यू पॉइंट, नहीं, जब एयर ड्यू पॉइंट तक कूल होगी तो वाटर का इवापोरेशन नहीं होगा, वाटर का इवापोरेशन होगा जब टेम्परेचर हायर होगा। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ए हाई वैल्यू ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी implies a low temperature dew point spread, so this is also right. So the wrong answer is the false statement is the C. Question number 27, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्वायर कहाँ पे लोकेटेड है? गल्फ ऑफ मन्नार, सो राइट आंसर इज तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द करंट EIA नोटिफिकेशन इन इंडिया, हाउ मेनी स्टेज आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रांटिंग द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस? सो कितनी है? तो मिनिमम 4 स्टेप है वो रिक्वायर्ड है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। सो राइट आंसर इज द बी, 4। Now the question number 29. Most often, wastewater treatment plants are based on activated sludge process. Okay. There are several modifications proposed in the process. Which of the following not a modification in the activated sludge process? तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। कॉन्टेक्ट स्टेबिलाईजेशन, upflow anaerobic sludge blanket, एक्सटेंडेड एरिएशन, सीक्वेंस बेच रिएक्टर। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है वो क्या है? एक एरोबिक प्रोसेस है। तो एरोबिक प्रोसेस में कोई भी मॉडिफिकेशन होगा तो वो एरोबिक मॉडिफिकेशन होगा, न कि एनएरोबिक। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी है वो क्या है? एक एनएरोबिक प्रोसेस है। तो कौन सा मॉडिफिकेशन नहीं है? तो ऑप्शन बी इज द नॉट ए मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑल अदर आर द modifications in the activated sludge process. So the right answer is the B in 29 number question number. At what concentration in ppm is nitrogen present in the atmosphere? अगर हम ppm में बात करते हैं तो कितनी होती है? तो 7,80,840 ppm. So A is the right answer. और अगर परसेंट में बात करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा? इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो 78.08%। क्वेश्चन नंबर 31, इन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट द फुल फॉर्म ऑफ CEQ। तो CEQ की फुल फॉर्म क्या होगी? तो काउंसिल ऑफ एजुकेशनल क्वालिटी, काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी, काउंसिल फॉर एजुकेशनल क्वालिटी, सेंटर फॉर एजुकेशन क्वालिटी एंड सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल क्वालिटी। सो राइट आंसर इज द काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, CEQ का फुल फॉर्म है। सो क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइन डज नॉट कॉज हार्डनेस? किसकी वजह से नहीं होता? तो मेनली हार्डनेस किसके द्वारा होता है? सल्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट ऑफ किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस। सो कैल्शियम और रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंगनीज भी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रोंशियम भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बट सोडियम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है वाटर हार्डनेस के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड? सो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? कि जो भी रामसर वेटलैंड साइट्स हैं जो रामसर वेटलैंड साइट होती हैं उनमें कुछ रामसर वेटलैंड साइट है जो एंडेंजर्ड होती हैं, जो मतलब विलुप्त होने के कगार पे होती हैं। दे आर कंसिडर अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ओके, जिनका कंटिन्यूस देख रेख रखा जाता है, मतलब उनका हिसाब किताब रखा जाता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड।
तो इंडिया में केवल दो ही वेटलैंड को इंक्लूड किया गया, एक तो केवलादेव नेशनल पार्क एंड सेकेंड इज द लोकटक लेक. So right answer is the Kevaladev National Park and Loktak Lake are registered under the Montreux record. Now the question number 34. For estimating BOD of a sewage sample in laboratory, okay, 1% solution of sewage sample was prepared. कितना परसेंट? 1% sewage solution को prepare किया गया है, which was incubated for 5 days at 20 degree centigrade. Okay, if reduction in dissolved oxygen was 3 milligram per liter, so DO में dissolved oxygen में reduction कितना है? ऑब्जर्व किया 5 मिलीग्राम पर लीटर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीओडी ऑफ सैंपल? तो सैंपल की बीओडी कितनी होगी? ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. सो डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई परसेंट सैंपल. तो 100 डिवाइडेड बाई 1, सो डाइल्यूशन कितना हो गया? 100 टाइम. ओके, now BOD 5 is equal to depletion in dissolved oxygen multiply by dilution factor. So depletion कितना हुआ? 3 मिलीग्राम पर लीटर और डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो गया? 100. सो आंसर इज द 300 मिलीग्राम पर लीटर. सो सी इज द राइट आंसर. Now the question number 35. Which state is considered as the most cleanest state as per the Swachh सर्वेक्षण ऑफ 2020? 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? तो इसके अनुसार सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? छत्तीसगढ़. क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following is a nodal agency in the country for the United Nations Environment Program? So कौन सी होगी? So nodal agency is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ये नोडल एजेंसी है UNEP के प्रोग्राम्स के लिए. Now the question number 37. Which of the following statement is wrong regarding the permanent hardness? So परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है? सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट. किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के. सो चलिए चेक करते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. It requires special method of water softening to get the remove. So right answer is the first one. मतलब it is also known as carbonate hardness. So जो permanent hardness है उसको carbonate hardness नहीं कहते हैं. तो that's why this is the wrong statement. So now the question number 38. Type 3 polyvinyl chloride means PVC plastic is commonly found in. तो आप प्लास्टिक पोल्यूशन के वीडियो में देख सकते हो कि प्लास्टिक के कई टाइप होते हैं. लगभग 7 प्रकार की प्लास्टिक होती है. टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो प्लास्टिक टाइप 3 में कॉमन मतलब किसके लिए काम में लिया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक एंड वाटर बॉटल्स के मेनली टाइप 1 प्लास्टिक यूज में लिया जाता है. इरिगेशन पाइप के लिए टाइप 3 प्लास्टिक. शॉपिंग बैग्स के लिए टाइप 4 काम में लिया जाता है. फूड पैकेजिंग के लिए भी टाइप 1 को काम में लिया जाता है. तो राइट आंसर इज द इरिगेशन पाइप्स के लिए क्या लिया जाता है? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक को काम में लिया जाता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 39. इफ ए पार्टिकुलेट कंट्रोल सिस्टम PM 2.5 टू PM 10 रेशियो जंप. सो मतलब PM 2.5 रेशियो PM 10 रेशियो क्या हो जाता है? 0.5 से 0.7 हो जाता है. तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है मतलब
5 से 0.7 हो जाता है, इसका मतलब है कि नीचे की वैल्यू घट गई है और ऊपर की वैल्यू बढ़ गई है। तो नीचे की वैल्यू घट गई मीन्स जो कोस पोर्शन है, कोस पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, वो घट गए हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, बोथ PM10 एंड 2.5 आर रिमूव इक्वली इफेक्टिवली, नहीं, गलत है। ए लार्जर फ्रैक्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिमूव्ड, ए लार्जर फ्रैक्शन ऑफ कोर्स पार्टिकल इज रिमूव। सो जो बड़े पार्टिकल हैं उनका एक बड़ा रिमूव हो जाता है, तो राइट आंसर इज द C1। क्वेश्चन नंबर 14, विंड रोज डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच मेटेरोलॉजिकल पैरामीटर। तो विंड रोज मैप क्या होता है, एक राउंड सर्कल टाइप एक मैप होता है जिसमें आप देखोगे कि इस टाइप से या इस टाइप से, इस टाइप से विंड रोज मैप है, वो विंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड क्या है, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, टेम्परेचर नहीं करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं करता है, विंड डायरेक्शन करता है, ड्यूरेशन नहीं करता है, विंड स्पीड करता है, परसेंटेज ऑफ काम ड्यूरेशन, उसका अंदर विंड डायरेक्शन करता है, विंड स्पीड करता है और काम परसेंटेज करता है। तो क्वेश्चन 14 में डी इज द राइट आंसर। विंड डायरेक्शन को भी करता है, विंड स्पीड को भी करता है और काम परसेंटेज मतलब कितनी टाइम कितना परसेंटेज वो काम रही है विंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 41, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स एन इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सन, ओशियन वाटर, अर्थ सरफेस, अर्थ इनर कोर। तो राइट आंसर द अर्थ सरफेस। Which Indian American citizen has been chosen by the Time magazine as a Kids of the Year 2020? So Gitanjali Rao is the right answer. Question number 43. For the formation of photochemical smoke, we need hydrocarbons, SO2 light, hydrocarbons, nitric acid light. So 43 is the right answer is the B. Hydrocarbons, nitric acid and sunlight we require for the formation of photochemical smoke. Question number 44, gas leaked in the Bhopal tragedy was। So भोपाल ट्रेजिडी में क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज होता है। सो मिथाइल आइसोसाइनेट, क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, sludge retention time of conventional activated sludge process। सो कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में स्लज कितने टाइम के लिए रिटेन रहता है। सो ऑप्शंस हैं 20 से 30 दिन, 50 से 60 दिन, 1 से 2 दिन, 5 से 15 दिन। तो राइट ऑप्शन है 5 से 15 दिन तक रिटेन रहता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इन केल्विन पर किलोमीटर। सो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज होती है लगभग 9.8 होती है, लेकिन इसके हिसाब से हो गई 10 केल्विन पर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47, नाइट्रिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, which district of Rajasthan is known as mica mixed hematite iron ore, is known for the mica mixed hematite iron ore। कौन से डिस्ट्रिक्ट में निकलता है। सो भीलवाड़ा में इज नोन फॉर माइका मिक्स्ड हेमेटाइट आयरन ओर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 49, इन विच ईयर EIA नोटिफिकेशन वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम EIA नोटिफिकेशन कब आया था, 1994 में। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द इनर्शियल मेथड यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ एरोसोल पार्टिकल्स। सो कौन सी इनर्शियल मेथड है जो को यूज किया जाता है जो एरोसोल पार्टिकल्स की साइज को मेजर करने के लिए। सो अमंग दीज 4 ऑप्शंस द राइट आंसर इज द पार्टिकल एक्सीलरेशन मेथड को यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, फॉर येलो कलर द एयर क्वालिटी इंडेक्स रेंज बिटवीन।
सो येलो कलर के लिए 51 से 100, ये एयर क्वालिटी रेंज है वो 51 से 100 के बीच में किस कलर से इंडिकेट होती है? येलो कलर के लिए। इसके लिए अलग से सेपरेट एक वीडियो दिया गया है, आप उस वीडियो में जाके एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में देख सकते हो कि क्या क्या है, क्या इसके अलग अलग कलर कोड होते हैं, कितनी रेंज होती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 52, अजय ठाकुर रिसीव पद्म श्री इन 2019 फॉर, सो राइट आंसर इज द कबड्डी। कबड्डी के लिए अजय ठाकुर को 2019 का पद्म श्री मिला था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 53, कोनिंग प्लूम अकर्स अंडर विच कंडीशन। सो जितनी भी प्लूम की शेप साइज होती है उनके एक अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा कि उनका फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है, उनकी शेप क्या होती है और क्या क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो कोनिंग प्लूम किस कंडीशन में फॉर्मेशन होता है? कोनिंग का होता है जब सब एडियाबेटिक कंडीशन हो, इन दैट कंडीशंस दैट कोनिंग प्लूम फॉर्मेशन टेक प्लेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज द 54, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। सो 2020 की क्या थीम है? टाइम फॉर नेचर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 55, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट was enacted in which year? So right answer is 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 56, if an industry discharge 4000 cubic meter per day wastewater with the BOD of 800 milligram per liter into the municipal sewer having a sewage flow of 20 million liter per day with an average BOD5 is 200 मिलीग्राम पर लीटर, देन व्हाट विल बी द बीओडी ऑफ मिक्स्ड इफ्लुएंट। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये एक सपोज करो एक इंडस्ट्री है, ठीक है, ये एक सीवर लाइन है, तो इंडस्ट्री अपना इसमें मिक्स करती है इफ्लुएंट, तो उसकी डिस्चार्ज कितना करती है? 4000 क्यूबिक मीटर पर डे। इसकी बीओडी कितनी है? 800 मिलीग्राम पर लीटर। और जो सीवेज होता है, इसमें जो सीवेज है उसकी बीओडी कितनी है? 200 मिलीग्राम पर लीटर, और उसकी फ्लो रेट कितना है? 20 मिलियन लीटर पर डे, ठीक है। सो जो मिक्स करने के बाद में उसकी कितनी हो जाएगी बीओडी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी वो अपन को कैलकुलेट करना है। सो ऐसी बीओडी को कैलकुलेट करने के लिए बीओडी ऑफ मिक्स हो जाएगा फ्लो रेट, ओके, डिस्चार्ज रेट इंटू बीओडी 5 11, ओके, प्लस डिस्चार्ज रेट सेकंड सोर्स की और बीओडी 5 भी सेकंड सोर्स की, देन आफ्टर फ्लो रेट डिस्चार्ज रेट 1 प्लस डिस्चार्ज रेट 2। तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डिस्चार्ज रेट है सेकंड फॉर्मूले में डिस्चार्ज रेट नहीं दी गई है, तो इसको हम फ्लो रेट को हम कन्वर्ट करते हैं, तो 20 मिलीग्राम मिलियन लीटर पर डे, तो इसको हम करेंगे 20 इंटू 10 टू पावर 6 लीटर पर डे, ओके। सो लीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे क्यूबिक मीटर में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 क्यूबिक मीटर। सो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर -3 क्यूबिक मीटर पर डे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 4 क्यूबिक मीटर पर डे। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, क्योंकि सबसे पहले वैल्यू है 4000 इंटू बीओडी कितनी है 800, प्लस ये कितना है फ्लो रेट 20,000, ओके, दिस वन इंटू बीओडी है सीवेज की कितनी है 200, नीचे फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4000 प्लस 20,000, ओके। इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी? फाइनल वैल्यू आएगी, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 300 मिलीग्राम पर लीटर। सो द राइट आंसर इज द डी। डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द एक्टिवेटेड sludge process consists of the returning a fraction of the following।
सो एक्टिवेटेड स्लज है वो किसका रिटर्निंग फ्रैक्शन को रखता है, तो स्लज लिविंग द सेकेंडरी क्लेरिफायर, तो जो सेकेंडरी क्लेरिफायर होता है उसका स्लज जो करता है वहाँ से रिमूव होता है, दैट इज रिटर्निंग इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में रिटर्न किया जाता है दोबारा से उसको प्रोसेस करने के लिए। तो स्लज लिविंग द सेकेंडरी क्लेरिफायर, सो ये भी important क्वेश्चन है। Now the question number 58, assume that BOD deoxygenation follows a first order reaction. Okay, so this is the equation of first order reaction. Rearranging, इसको rearrange करके ऐसे लिखा गया rewriting, where LU is the ultimate BOD, Y is the amount of BOD satisfied at any time, and T and K are the rate constant. If 3-day BOD of wastewater is 150 milligram and 6-day BOD is 200 milligram, then what will be the ultimate BOD? ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम बेसिकली क्या कि काइनेटिक्स की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर इसके अंदर हम फॉर्मूला रखें कि y इज इक्वल टू एल यू, जो कि अल्टीमेट BOD है 1 माइनस ई पावर माइनस के टी, इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और द राइट आंसर इज द 225, ए इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग? तो सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग का सबसे कंपोनेंट क्या होता है एक्सपेंसिव? सेपरेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज। सो कौन सा होता है कलेक्शन, मतलब घर घर से सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट करना ये सबसे कॉस्टली अफेयर होता है, सबसे कॉस्टली या एक्सपेंसिव अफेयर होता है वेस्ट को। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 60, एज पर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, the minimum thickness of plastic carry bag has been increased from 40 माइक्रोन टू कितना बढ़ा के कर दिया था 50 माइक्रोन, 40 माइक्रोन से 50 माइक्रोन, 50 से 75 माइक्रोन, 75 से 120 माइक्रोन। तो परजेंट में कितना अलाउ है 120 माइक्रोन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 61, विच इज द मेजर एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? तो सल्फर डाइऑक्साइड मेनली कहाँ से निकलता है? कोल बर्निंग से निकलता है। ओके, सो बी इज द राइट आंसर, कोल एंड क्रूड ऑयल कंबशन। विच मॉडल इज सुटेबल फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन द इन्वायरमेंट? तो इन्वायरमेंट के लिए कौन सा मॉडल सुटेबल है? तो these are the standard, this is the continuous air monitoring system, national air monitoring program, and this is the air mode, this is a air quality dispersion model. So D is the right answer. Question number 63, which following is a measured unit of the turbidity? So turbidity की जो main unit है वो क्या है? NTU, naphthalatometric turbidity unit. Question number 64, in which year the Ajmer merged into the Rajasthan? सो राइट आंसर ही 1956 में अजमेर को राजस्थान में मर्ज किया कर दिया गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 65, सो 65 क्वेश्चन क्या है? इन सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट ऑफ सीवेज organic matter is oxidized by K2Cr2O7 potassium chromate in presence of, so the right answer is the sulfuric acid is used for the oxidizing of the organic matter in presence of chromate. So A is the right answer. Now the question number 66, what will be the value of total alkalinity if the 50 ml sample required 5 ml and by 50 sulfuric acid to reach the phenolphthalein endpoint and total of 50 ml of reach the methyl orange endpoint. So total alkalinity को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, total alkalinity is equal to
वॉल्यूम ऑफ H2SO4 into normality of H2SO4 into 50 into 100 and divide by the वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो चलिए फॉर्मूले से क्वेश्चन से वैल्यू रखते हैं। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इज 15 इंटू 1/50 इंटू 50 इंटू 1000 एंड वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज द 50। अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आएगी 300। सो 300 और सो बी इज द राइट आंसर। तो इस फॉर्मूले को, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम। तो सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम कौन सा नहीं है? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर, सीक्वेंस बैच रिएक्टर एंड मेम्ब्रेन रिएक्टर। सो राइट आंसर इज द ट्रिकलिंग फिल्टर। वो सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज ए हाई प्रेशर एरिया विथ सिंकिंग एयर इज आल्सो नोन एज हाई प्रेशर एरिया विथ सिंकिंग एयर। तो उसको क्या कहते हैं? एंटी साइक्लोन। 69, the National Green Tribunal has directed which state to prepare an action plan for 14 proposed elephant corridor। तो कौन से स्टेट को बोला गया? तो उड़ीसा को डायरेक्ट किया जाए कि आप है वो 14 प्रपोज एलिफेंट कॉरिडोर के लिए प्लान को, एक्शन प्लान को प्रिपेयर कीजिए। सो एज पर हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल 2016, द ऑक्यूपायर्स ऑफ फैसिलिटीज में स्टोर द हजार्डस एंड अदर वेस्ट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग। सो जो भी ऑक्यूपायर्स होते हैं और जो भी रिसाइकलर होते हैं वो हजार्डस वेस्ट को कितने टाइम से ज़्यादा एक्सीड नहीं, मतलब स्टोर नहीं कर सकते। सो राइट आंसर इज द 90 डेज, मतलब 90 दिन से ज़्यादा वो नहीं रख सकते। नाउ द क्वेश्चन नंबर 71, बोलो ऐप इज डेवलप बाई टू हेल्प। सो बोलो ऐप है वो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था और चिल्ड्रेन टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश एंड स्पीकिंग रीडिंग स्किल। तो इसके नाम से ही पता चला, बोलो मीन्स स्पीक। सो गूगल इंडिया ने इसको डेवलप किया था और टू इम्प्रूव द इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग स्किल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 72, एज पर BIS 10,500 to 2012 स्टैंडर्ड, द लिमिट ऑफ नाइट्रेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है? ओनली नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर एज नाइट्रेट is 45 milligram per liter. What will be the value of nitrate as in the form of nitrate nitrogen? So the right answer is the 10 milligram per liter. अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट नाइट्रोजन की कितनी लिमिट है और नाइट्रेट की कितनी लिमिट है, तो नाइट्रेट की है 45 ppm और नाइट्रेट नाइट्रोजन की है 10 ppm या मिलीग्राम पर लीटर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए मतलब पूछा क्या गया है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर कॉम्बेटिंग द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट? सो डॉक्यूमेंटेशन, इवैल्यूएशन, प्रेडिक्शन एंड मिटिगेशन। सो जो भी एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं उनको कॉम्बेट करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं? कौन सी प्रोसीजर है? मिटिगेशन। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 74, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। सो इस टाइप की कोई भी अगर रिएक्शन आती है तो उस रिएक्शन को ऑप्शन के बेसिस पे अपन करते हैं। ये सब वैल्यू अगर हम यहाँ रखते जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन सी से बैलेंस हो रहा है, तो इसको ऑप्शन के थ्रू अपन ट्राई करते हैं जनरली इस टाइप की इक्वेशंस को। सो द राइट आंसर इज द D1। अगर हम A की वैल्यू 6 रखेंगे, B की वैल्यू 1 रखेंगे, C की वैल्यू अपन 14 रखेंगे, तो D की वैल्यू आएगी 3, E की वैल्यू आएगी 2 और F की वैल्यू आएगी 7। सो दिस
digit numbers can balance this equation. Okay, so D is the right answer. Now the question number 75. Select the correct spelled word for the following: elementary, 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 or elementary. So elementary, B is the right answer. B is the right spelling for the elementary. Question number 76. The sound pressure is the force of sound on a surface area perpendicular to the direction of the sound. Okay. The SI unit for sound pressure is Newton per meter square or Pascal. The sound pressure level in decibel can be expressed as more conveniently as LP is equal to 20 log P divided by P reference. So this is the P means measured pressure, or this is the pressure reference pressure, where LP the sound pressure level and P is the sound pressure that is measured, or PRF यानी P reference sound pressure. So what is the value of sound reference sound pressure? So this is a specific value. अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो कि आपको ये बड़ा लगेगा, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन लगेगा, लेकिन दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन बिकॉज दे आर जस्ट आस्किंग द रेफरेंस sound pressure level value. So this is the B is the right answer because P reference value is equal to 2 into 10 to power minus 5 either Newton per meter square or Pascal. In wastewater, the question number 77. In wastewater sample, total gel nitrogen represent. So total gel nitrogen वो क्या represent करता है? टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्लस टोटल अमोनिया दोनों को रिप्रेजेंट करता है. तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78. मिल्क डिटर्जेंट एंड कैरी बैग्स कंटेनर्स कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ द प्लास्टिक? सो किस में आता है? हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक की कैटेगरी. जो प्लास्टिक बैग हैं वो यूज होते हैं मिल्क डिटर्जेंट और कैरी बैग्स के लिए. HDPE. Now the question number 79. When light is passed through a suspension, its intensity decreases due to the both scattering and diffraction, both diffraction and absorption, absorption only, both scattering and absorption. So right answer is the D. both scattering और absorption की वजह से वो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है. Now the question number 80. Following district of Rajasthan does not come under the हाड़ौती रीजन. हाड़ौती रीजन के अंदर कौन सा आता है? कोटा आता है, बूंदी आता है, बारां आता है, पाली नहीं आता है. So right answer is the Pali. Pali is not come under the हाड़ौती region. Question number 81. Which of the following pollutants is responsible for acid rain? तो एसिड रेन के लिए क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है. तो ऑप्शन है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, पार्टिकुलेट मैटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो राइट आंसर इज द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 82. पैन प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इज ए पोल्यूटेंट इन द एटमोस्फेयर. तो पैन क्या है? पैन एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है. ओके, सो decompose into ethynyl radicals and nitrogen dioxide. Decompose into peroxybenzoyl nitrate, decomposes into nitric acid, decomposes into polyaromatic hydrocarbons. So right answer is the first one. The PAN decomposes into the peroxyethanoyl radical and nitrogen dioxide में decompose होता है. Question number 83. As per the government of Rajasthan web portal, Rajasthan is also known as the land of kingdoms. The land of kingdoms. 84. Which method is used to measure the color of water? तो कलर ऑफ वाटर मेजर करने के लिए क्या लेते हैं? टिंटोमीटर मेथड को काम में लिया जाता है. तो सी इज द राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 85, एज पर द स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट 2020 विच बर्ड शोज ए बिग इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। सो 85 में अगर देखते हैं तो इंडियन पिकॉक की है वो पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई थी, तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 86 है, चंद्रभागा बीच विच वाज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में है चंद्रभागा बीच, जहाँ पे इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन हुआ था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 87, विच इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। सो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? अगर हम डिवाइड करते हैं, सबको डिवाइड करते हैं, तो डिजिट में अगर करते हैं 7 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो ये आएगा 0.77। अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये आएगा 0.8। अगर हम 8 को डिवाइड करते हैं 11 से, तो ये आएगा 0.72। अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 13 से, तो ये आएगा 0.6। सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा हो गया? डी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 88, which harmful compound or gases are predominantly emitted due to the incomplete burning of petrol in the vehicles? So nitrogen and carbon monoxide and hydrocarbons, methane and ozone, ozone and carbon monoxide. So right answer क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स का इमिशन होता है अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हो तो पेट्रोल की। नाउ द क्वेश्चन नंबर 89, सोर्स सेग्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द सेपरेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सोर्स सेग्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन सेपरेट स्ट्रीम्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो सोर्स सेग्रेशन में सोर्स के ऊपर ही वेस्ट को सेग्रीगेट करना, उसको स्टोरेज करना, जो कि अलग अलग जगहों से प्रोड्यूस होता है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सो इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल सिविक अथॉरिटीज, वेस्ट पिकर्स एंड वेस्ट कलेक्टर्स, ऑपरेटर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, इंडिविजुअल वेस्ट जनरेटर। सो ये प्रत्येक इंडिविजुअल और इंडिविजुअल हाउस होल्ड की जिम्मेदारी है कि वो घर में ही अपने वेस्ट को सेपरेट करे और सेग्रीगेट करे। जैसे कांच या प्लास्टिक वेस्ट है उनको अलग करे, जो भी कोई मेटल से रिलेटेड वेस्ट है उसको अलग करे, ड्राई वेस्ट को अलग करे, वेट वेस्ट को अलग करे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। तो सेटलिंग चेंबर को पार्टिकुलेट मैटर के लिए लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को पार्टिकुलेट मैटर के लिए लेते हैं, ईटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं, और साइक्लोन को पार्टिकुलेट मैटर के लिए काम में लेते हैं। तो राइट आंसर इज द ईटीपी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल के काम में नहीं लिया जाता। सो शी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 91, which of the following statement is correct regarding the NGT National Green Tribunal? The chairperson of NGT is retired judge of the Supreme Court, had quartered in New Delhi. Okay, so जो चेयरपर्सन होता है एनजीटी का वो रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। सही बात है, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। नेक्स्ट है एनजीटी एक्ट 2010 ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21 जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच अश्योर्स द सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट ऑफ ए हेल्दी इन्वायरमेंट। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक एन एंडेवर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस एंड अपील फाइनली विद इन द 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम केस। सो दिस इज द रॉन्ग। ये जो भी केस को 3 महीने नहीं 6 महीने के अंदर तक उनको डिस्पोज ऑफ करना होता है किसी भी केस को। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 92, हु बिल्ट द मेहरानगढ़ फोर्ट इन अराउंड 1459 इन द एट जोधपुर। तो जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला वो 1449 में किसने बनवाया था?
तो राइट आंसर है राव जोधा ने बनाया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 93। इन कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट which type filter is commonly provided? So pressure sand filter, activated carbon filter, slow sand filter and rapid sand gravity filter. So right answer is the rapid sand gravity filter को mainly यूज किया जाता है। Now the question number 94, revised national ambient air quality standards dated 16/11/2009 specific two methods for analysis of nitrogen dioxide. One of them is known as modified Jacob and Heusser method. What was the other method? So other is the Kemeny luminescence is used for the measurement of the NOx. The lowest sound level which is considered as hazard noise pollution. So right answer is the 80 decibel. So 80 decibel is the right answer. अगर 80 डेसिबल से अगर साउंड लेवल ज़्यादा है तो उसको नॉइज पोल्यूशन कंसीडर किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन अराउंड हाउसेज? तो हाउसेज की ओर चारों ओर नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? थ्रोइंग ऑल नॉइजी मशीन्स, नो, अगर आसपास अगर कोई रोड है तो कैसे करोगे? सो दैट इज नॉट गुड ऑप्शन। built a noise resistant shield across the house, this is also not possible. Use earbud to reduce the noise, this is not good way. Planting trees around the houses, तो घरों के चारों ओर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए ताकि नॉइज पोल्यूशन का इम्पैक्ट कम हो। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, which of the following pollutant is the major contributor to the photochemical smog? सो कौन कौन से हैं? प्रोक्सी, नाइट्राइड्स, हाइड्रोपेरोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। सो राइट आंसर कौन सा है? ओजोन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। When wastewater is discharged in a river, mixing of wastewater and river water take place and dissolved oxygen in water stream start depleting. Who for the first time proposed the method for prediction of minimum DO concentration and location where it occurs using the DO-BOD coupled reactions? So DO-BOD coupled reaction सबसे पहले किसने यूज की थी? So right answer is the स्ट्रीटर फेल्प्स ने सबसे पहले काम में ली थी। किसने? स्ट्रीटर फेल्प्स। सो राइट आंसर इज द बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 99, विच इंडियन मिनिस्टर डिलीवर्ड कीनोट एड्रेस इन श्रीलंका इकोनॉमिक समिट 2020? तो श्रीलंका इकोनॉमिक समिट में 2020 में किसने डिलीवर किया था? ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 100, on 20th January 2021 जोe बाइडेन took oath as प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो कितने नंबर का प्रेसिडेंट था जोe बाइडेन? सो जोe बाइडेन वाज 46 नंबर का यूएस का प्रेसिडेंट था जिसने शपथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 101, which one of the following is appropriate leachate management system for the compost plant used for the horticulture waste? So इसके लिए the right answer is that it should be recirculated in the compost plant for moisture management. So B is the right answer. Now the next question, who did Rana Sanga defeat in the battle of खातौली? तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो राणा सांगा को इब्राहिम लोदी ने हराया था बैटल ऑफ खातौली के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 103, who became the first bowler in the cricket to take 500 T20 wickets? सो कौन हो गया था? डियाने ब्रावो। तो ब्रावो है वो पहला क्रिकेटर था जिसने T20 में 500 विकेट्स लिए थे।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 104, इन विच डिस्ट्रिक्ट हल्दी घाटी इज लोकेटेड। तो हल्दी घाटी कहाँ पे लोकेटेड है? राजसमंद में हल्दी घाटी लोकेटेड है। द क्वेश्चन नंबर 105, द प्लूम राइज मेनली हैज फॉलोइंग टू कंपोनेंट, thermal and momentum buoyancy, wind drift and momentum buoyancy, density difference and thermal buoyancy, chemical reactivity and thermal buoyancy. So right answer is the thermal and momentum buoyancy. These two components having the plume rise, thermal and momentum buoyancy. Now the question number 106. As per biomedical Waste Management and Handling Rule 2016, the human and animal anatomical waste should be treated and disposed of using which method? So जो भी एनिमल और ह्यूमन एनाटोमिकल और एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट होता है उसके लिए इंसिनरेशन या डीप ब्रियल और मोर सुटेबल मेथड है। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, विच इंडियन टाइगर रिजर्व हैज वॉन द UNDP T/2 ग्लोबल अवार्ड फॉर डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन। तो विच इज द, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसको UNDP का जो T/2 ग्लोबल अवार्ड मिला था। 108 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द एब्रीविएशन NDRI स्टैंड। तो NDRI स्टैंड का मतलब क्या होता है? NDRI है नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड। सो सी इज द राइट आंसर, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 109, what is the process of scrutiny by the competent authority appointed under the current EIA notification? The application and other documents submitted by the applicant for the grant of environmental clearance is known as. So this is the definition of appraisal. Appraisal is the process of scrutiny by the competent authority appointed under the current EIA notification. The application and other documents submitted by the applicant for the grant of environmental clearance known as appraisal. Question number 110, the Sendai framework is the related to। तो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो किससे रिलेटेड है? सेंडाई फ्रेमवर्क वो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द मेजर ऑब्जेक्शन टू यूज द म्यूनिसिपल सीवेज स्लज एज ए फर्टिलाइजर। तो जो म्यूनिसिपल सीवेज स्लज को फर्टिलाइजर के तौर पे यूज लेने में मेन प्रॉब्लम क्या है? तो मेन प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, हैवी मेटल, ऑर्गेनिक कंटेंट, फॉस्फेट एंड पोटास। तो द कंटेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल इज द मेजर प्रॉब्लम विद द सीवेज स्लज फॉर एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर पर्पज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 112, which of the following is applicable for controlling the transboundary movement of hazardous waste। तो hazardous waste के transboundary movement से कौन रिलेटेड है? तो बेसल कन्वेंशन। तो ऑप्शन चेक करते हैं, स्टॉकहोम ट्रीटी, बेसल कन्वेंशन, क्योटो ट्रीटी, रोटरडम प्रोटोकॉल। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 113, इफ बायोमास इज डिस्क्राइब बाय द केमिकल फॉर्मूला C5H7NO2, what will be the unit of oxygen required to oxidize 1 unit of biomass। तो चलिए बायोमास को ऑक्सीडाइज करते हैं। सबसे पहले C5H7NO2 ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाता है? CO2, अमोनिया, वाटर प्लस एनर्जी। तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करते हैं। तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 113 और ऑक्सीजन के 5 एटम्स का मॉलिक्यूलर वेट होगा 160। ओके 160। तो 160 को अगर हम 113 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1.42। सो द राइट आंसर इज द फोर्थ वन, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, ओके।
सो द केटाइन एंड एनाइन मस्ट बैलेंस इन एनी सैंपल ऑफ वाटर। जो केटाइन होते हैं और एनाइंस के बीच में क्या है, बैलेंस होना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन में और वाटर में। ओके, सो कॉमन आयंस विद देयर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट वेट्स आर कैल्शियम 20, मैग्नीशियम 24, सोडियम 23, पोटेशियम 39 एंड बाइकार्बोनेट 61, सल्फेट 48, क्लोराइड 35, नाइट्रेट 62। Criteria for the acceptance of correctness of analysis is that is percent difference in the ion sums should not exceed 10%. Okay, if the analysis shows the concentration of various ion as calcium 70 milligram per liter, magnesium 18 milligram per liter, sodium 23 milligram per liter, potassium 3.9 milligram per liter, bicarbonate 183 milligram per liter, sulfate 72, chloride 35 milligram per liter, nitrate 6.2 milligram per liter. So which of the following can be said about correctness of the analysis? So अगर इसको हम बैलेंस को चेक करते हैं, तो अगर बैलेंस को चेक करते हैं तो फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन, एक्सेप्ट द करेक्ट एनालिसिस। सो जो करेक्ट एनालिसिस है उसी की वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 115, एज पर EIA नोटिफिकेशन 2006 द फुल फॉर्म ऑफ सेक। तो सेक का फुल फॉर्म क्या होगा? द फुल फॉर्म ऑफ सेक इज स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमिटी। सो डी इज द राइट आंसर, स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमिटी, SEC. Now the question number 116, which of the following should be avoided in hilly area? तो हिली एरिया में क्या अवॉइड करना चाहिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियर्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल लैंडफिल, ट्रांसफर स्टेशन टू कलेक्ट द रेजिडुअल वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड इनट वेस्ट। थर्ड ऑप्शन है कंपोस्टिंग फैसिलिटी फॉर बायोडिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, एंड फोर्थ है द मटेरियल सेग्रीगेशन एंड रिकवरी फैसिलिटी। तो जो भी हिली एरियाज हैं उनमें क्या है, लैंडफिल साइट या डिस्पोजल साइट को अवॉइड करना चाहिए। तो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 117, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट of India to control and prevent air pollution was passed in which year? एयर पोल्यूशन एक्ट कब पास किया गया था? 1981 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिजायरेबल? सेपरेशन एट सोर्स, सेपरेशन एट इंटरमीडिएट स्टेशन और डलाओ, सेपरेशन एट सेंट्रल फैसिलिटी एट लैंडफिल एंड सेपरेशन एट ट्रांसफर स्टेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेपरेशन एट सोर्स मीन्स जहाँ से किसी वेस्ट का ओरिजिन होता है। जैसे अपन घर की बात करते हैं तो घर में ही वेस्ट का सेपरेशन हो जाना चाहिए। दैट इज मोस्ट सुटेबल एंड इकोनॉमिकल वे टू सेपरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेस्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 119, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान की सबसे ऊंची पीक क्या है? आंसर है गुरु शिखर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ये राजस्थान के जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120, फॉर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर 5 days BOD वैल्यू रिप्रेजेंट परसेंट ऑफ टोटल BOD। तो कितना है? लगभग 68% होता है। 5 days BOD है वो टोटल BOD का 68% तक रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो 70 to 80% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फॉसिल फ्यूल? सो नेचुरल गैस इज ए फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल भी फॉसिल फ्यूल है, कोल भी फॉसिल फ्यूल है, यूरेनियम। सो यूरेनियम इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, ये एक मेटल है और है। क्वेश्चन नंबर 122, अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूड द एनालिसिस ऑफ।
सो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक तो अल्टीमेट एनालिसिस होता है, एक प्रोक्सीमेट एनालिसिस होता है। सो अल्टीमेट एनालिसिस में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का एनालिसिस होता है, ठीक है। और प्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का एनालिसिस होता है, प्रोक्सीमेट फिजिकल एनालिसिस, जैसे मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ठीक है। और अल्टीमेट एनालिसिस में उसमें क्या होता है, एलिमेंटल एनालिसिस होता है। तो ये याद रखना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्टीमेट एनालिसिस में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसमें आप अलग बाकी ऑप्शन देखते हो कि पी और के मतलब फॉस्फोरस और पोटेशियम का एनालिसिस है, अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर नहीं होता है। देबाड़ लेक, आल्सो नोन एज जयसमंद लेक, is the second largest artificial lake in the world and first in Asia। सो जो देबाड़ लेक है, जिसको क्या कहते हैं, जयसमंद लेक भी कहते हैं, जो आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ी है, वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी और एशिया की सबसे एक नंबर की सबसे बड़ी लेक है। सो इन विच डिस्ट्रिक्ट राजस्थान इट इज सिचुएटेड, सो राइट आंसर इज उदयपुर। सो उदयपुर में जयसमंद लेक, जिसको देबर लेक भी कहते हैं, वो सिचुएटेड है, और जो कि वर्ल्ड की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है और एशिया की फर्स्ट नंबर की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 124, ए पोस्टमैन वॉक 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस। ओके, सो एक पोस्टमैन है जो कि अपने ऑफिस से कितना चलता है, सपोज करते हैं कि ये ऑफिस है, तो इससे वो स्ट्रेट चलता है कितना, 20 मीटर। उसके बाद में ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर। तो चलिए राइट में चलता है कितना, 10 मीटर। देन ही टर्न लेफ्ट, ओके, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। चलिए लेफ्ट में लेके फिर 10 मीटर चलता है। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। तो राइट चलता है और कितना, 20 मीटर चलता है, ऑल इन स्ट्रेट लाइन, all in straight line। He gains turn right and walk further 70 मीटर। तो यहाँ से चलता है एंड देन ही वॉक 70 मीटर। ओके, सो हाउ फार ही इज फ्रॉम हर ऑफिस। सो ये ऑफिस है, ये यहाँ तक चलता है, तो ऑफिस से एक डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी और एक डिस्टेंस ये हो जाएगी, ठीक है। तो यह एक दिस इज ए ट्राइंगल। ओके, सो ट्राइंगल में की जो डिस्टेंस, डायरेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लेते हैं, जो क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सपोज करो ये लेंथ कितनी हो गई, टोटल है 70, तो 70 में से 20 और 10 30, तो ये हो गई 40 मीटर। दिस इज 40 मीटर एंड दिस लेंथ है 10 20, दिस इज 30 मीटर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको हमको कैलकुलेट करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रमेय, तो सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर मीन्स दिस इज द बेस, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आएगा 50 मीटर। सो द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन, 50 मीटर इज द राइट आंसर। दिस इज द ही फार distance from her location to their office location, okay, 50 meter। Question number 125, I am 3 times as old as my son, 5 years later I shall be 2.5 times as old as my son, so what is my age। तो चलिए first is the suppose I am x year old, okay, and my son is y year old, okay, this is me and this is the
sun. So x is equal to 3y, 3 times more older. So this is first equation. In second equation में ये क्या बोलता है कि 5 year later, तो x plus 5 and y plus 5. ओके, 5 year later कितना है 2.5 टाइम. तो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड. ओके, सो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड हो जाएगी x plus 5 इज इक्वल टू 5/2 y plus 5. तो x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू है 3y, तो ये हो जाएगा 3y plus 5 इज इक्वल टू 5/2 y plus 5. अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 15. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 15, सो आंसर इज 45 ईयर. ओके, तो सी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 126. A coastal city produces municipal solid waste with high moisture content, high organic material, low calorific value and low inorganic material. The most effective sustainable option for municipal waste in the city. तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है. तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में कंपोस्टिंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड है. सॉरी, कैलोरीफिक वैल्यू लो है इसके अंदर, इनऑर्गेनिक मटेरियल लो है, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल हाई है. जब ऑर्गेनिक मटेरियल हाई होता है तो कंपोस्टिंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 127. व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ व्हीकुलर नॉइज. सो गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है उसका मेन सोर्स क्या होता है, हाई स्पीड, मूवमेंट ऑफ व्हीकल, टायर ऑन द पेवमेंट, लो प्रेशर फ्यूल इंजन. सो बी इज द राइट आंसर. अगर उनके फ्यूल्स का जो मूवमेंट, उनके टायर्स का मूवमेंट होता है रोड पे, इसकी वजह से ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होती है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 128. इन हैबिटेट इवैल्यूएशन सिस्टम HQI, इन हैबिटेट इवैल्यूएशन सिस्टम में HQI क्या रिप्रेजेंट करता है, तो HQI रिप्रेजेंट करता है हैबिटेट क्वालिटी इंडेक्स. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं. हैबिटेट क्वांटिटी इंडेक्स, नहीं, क्वालिटी इंडेक्स होता है. सो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो, जल्दबाजी में क्वालिटी और क्वांटिटी में कंफ्यूज हो जाता है. तो हैबिटेट क्वालिटी इंडेक्स इज द राइट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 129. द 24 आवर मतलब वन डे, द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर PM 2.5 इन इंडिया. तो अगर एनुअल वन डे या 24 आवर्स एवरेज की बात करें तो PM 2.5 का कितना स्टैंडर्ड होता है इंडिया में, 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ओके, तो सी इज द राइट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 130. प्लांट प्रोटेक्शन कोड इज सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग द केमिकल इनपुट इन. सो प्लांट प्रोटेक्शन कोड set the guidelines for regulating the chemical input in, किस में करता है, टी. जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं उनमें करता है मेनली टी में. क्वेश्चन नंबर 131. व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इंसिनरेशन. सो इंसिनरेशन क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं मटेरियल का. तो इसमें क्या करते हैं, डिसएडवांटेज क्या है इसका, इट रिक्वायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नो, रॉन्ग स्टेटमेंट. लार्ज वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ द वेस्ट, ये भी सही बात है. इट कॉजेज सेवरल एयर पोल्यूशन इश्यू एंड हीट जनरेशन. सो सी इज द राइट आंसर. ये डिसएडवांटेज है कि इंसिनरेशन की वजह से क्या एयर पोल्यूटेंट्स का इमिशन होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 132. फॉर इफेक्टिव कंपोस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट द इनिशियल CN रेशियो ऑफ वेस्ट शुड बी. सो इनिशियल रेशियो कितना होना चाहिए, 30:1 होना चाहिए. तो अगर ऑप्शंस को देखते हैं तो 26 से 32. सो ए इज द राइट आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 133. हाउ डज एटमोस्फेरिक प्रेशर वेरीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स अर्थ सरफेस से किसी हाइट, किसी पॉइंट की किसी पर्टिकुलर हाइट पे मतलब क्या चेंजेस आता है. एल्टीट्यूड मीन्स मेनली हाइट को बोलते हैं हम.
सो एटमॉस्फेयर प्रेशर में क्या चेंज आता है, इट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, राइट आंसर इज बी। एक तो क्या होता है कि जो भी प्रेशर होता है वो सीधा क्या होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन अगर हम हाइट में जाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है, जैसे ये इस टाइप से डिक्रीज होता है। ओके, सो दिस इज ए एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन द प्रेशर व्हेन वी आर गोइंग ऑन द हाइट, सो बी इज द राइट आंसर। Question number 134. In India, which informal sector play crucial role in following solid waste management? So, इनफॉर्मल जो सेक्शन है वो किस में क्रूशियल रोल करता है फंक्शन, रिसाइकलिंग में। Now the question number now the question number 135. Which of the following is not a correct statement about the vermicomposting? So first is that during the passage through the worm's alimentary canal, the organic matter is converted into simpler humus-rich material due to the action of enzymatic secretions and bacteria. So this is the right statement. Only surface-dwelling earthworms are useful composter. द डीप ब्रोइंग टाइप आर नॉट प्रीफर्ड। तो जो सरफेस पे जो अर्थवर्म होते हैं उनको प्रीफर किया जाता है वर्मी कंपोस्ट के लिए, जो बॉटम में होते हैं उनको प्रीफर नहीं किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। द थर्ड वन इज द ओनली डीप burrowing earthworms are useful composter but the surface dwelling type are not preferred, so this is the wrong statement. And the last one, the most suitable species for vermicomposting are Escherichia foetida and Endurellus eugenie, so this is also right. so कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो सी इज द wrong statement. क्वेश्चन नंबर 136. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान का स्टेट ट्री कौन सा है, प्रोसोफिस, खेजड़ी है। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 137. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस 4, 6, 8, 9, 12, 12, 16, 15 एंड 20? तो अगर अल्टरनेट नंबर की बात करते हैं तो कितना गैप है, 4 से 8 में कितना गैप है? ओके, सो 1 मिनट। सो 6 से 9 में कितना गैप है, 3 का। 9 से 12 में कितना गैप है, 3 का। 12 से 15 में कितने का गैप है, 3 का। तो 15 से फिर नेक्स्ट 3 का गैप होने के लिए कितना होना चाहिए, 18। सो बी इज द राइट आंसर। Now the question number 138. Which of the following sequence is most preferred in the waste management? So waste management में क्या sequence है? तो सबसे पहले क्या sequence है कि कोई वेस्ट को कभी प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, मीन्स प्रिवेंशन। जैसे प्लास्टिक बैग है तो प्लास्टिक बैग को आप यूज ही करना छोड़ दो, तो दैट इज द प्रिवेंशन। सो चलिए, सो ओनली डी ऑप्शन इज ओनली हैविंग द प्रिवेंशन, तो राइट आंसर इज द डी। बट लेट अस वी चेक द अदर ऑफ स्टेप्स। तो सबसे पहले प्रिवेंशन, चलिए हमने प्लास्टिक बैग यूज कर लिया, उसके बाद में घर लाते हैं, घर लाने के बाद में क्या करते हैं, उसको अदर प्लास्टिक फूड वेस्ट उनके साथ उसको फेंकना चाहिए, मतलब सेग्रीगेट। प्लास्टिक वेस्ट को अलग रखना चाहिए, फूड वेस्ट को अलग रखना चाहिए। तो सेकंड स्टेज है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के बाद में क्या करते हैं, रीयूज या रिकवरी। तो जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो कि कोई कांच की बोतल खाली हुई तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं, कोई प्लास्टिक बैग है तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड स्टेप इज द रीयूज एंड रिकवरी। अगर रीयूज एंड रिकवरी नहीं कर पाते हैं तो दैट देन इट गोज टू द, it is collected by the local authorities, then they transport it to the processing facilities. So वहाँ पे क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है और फाइनली इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है लैंडफिल में। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 139. द क्लोजेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडिया, इंडियन सिटीज। सो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की अगर कंपोजिशन की बात करते हैं इंडियन सिटीज़ में, तो इसके कंपोजिशन में क्या क्या होगा। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो लगभग 40% ऑर्गेनिक मैटर होता है, 40% उसमें इनर्ट और 20% है वो रिसाइकलेबल होता है। सो ए इज द राइट आंसर। 40% उसमें होता है ऑर्गेनिक,
40% इनेट होता है और 20% जो रिसाइकलेबल मटेरियल होता है उसके अंदर, जिसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं हम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 140, विच मेथड इज नॉट यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ एनी गैसियस पोल्यूटेंट इन द एम्बिएंट एयर। सो वेस्ट एंड गाइके मेथड इसको यूज करते हैं SO2 के लिए, जेकब एंड होइस्चर मॉडिफाइड मेथड को करते हैं NO2 के लिए, इंडोफिनोल मेथड को करते हैं अमोनिया के लिए, रिंकलर मेथड को करते हैं डिजोल ऑक्सीजन के लिए। तो इसमें पूछा है एयर पोल्यूटेंट मतलब एम्बिएंट एयर। सो SO2 एयर पोल्यूटेंट है, NO2 एयर पोल्यूटेंट है, अमोनिया एयर पोल्यूटेंट है, DO इट इज ए water parameter, so it is not used for the measurement of any gaseous pollutant, so D is the right answer. Now the next question, diameter of pollen grains in the air range between, so pollen grain का कितना होता है, तो pollen grain का है राइट आंसर है 10 to 100 माइक्रोमीटर की रेंज के बीच में pollen grains का डायमीटर आता है। The question number 142, what does the term obliquity indicate? सो ओब्लिक्विटी क्या इंडिकेट करता है, जैसे ये एक्सिस है, ये अर्थ है, तो अर्थ अपनी एक्सिस से थोड़ी सी टिल्ट होती है, ठीक है, और यहाँ पे 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इस कंडीशन को ओब्लिसिटी कहा जाता है। सो विच वन इज द राइट आंसर? अर्थ एक्सिस टिल्ट एट 23.5 डिग्री, सो दिस इज द राइट आंसर। Now the question number 143, what is the concentration of H plus ion, means hydrogen ion, in water if the pOH value is the 6? So pOH value 6 का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल की कंसंट्रेशन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻⁻6। सो वाटर का अगर हम देखते हैं तो वाटर में टोटल कंसंट्रेशन कितनी होती है H प्लस और OH आयंस की 10⁻⁻14, तो -14 में से -6 निकल गया तो पीछे बचा 10⁻⁸, तो ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो गई कितनी 10⁻⁸। सो राइट आंसर इज द C, 10⁻⁸। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the following technical options in the plastic waste reuse recycle, which one has witnessed more success in India? सो जो प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट को रिसाइकल और रीयूज के लिए कौन सा इंडिया में जो ऑप्शन है वो सबसे सक्सेसफुल रहा है? सो बिटुमिन रोड, पायरोलाइसिस, इंसिनरेशन एंड लैंडफिल। सो राइट आंसर इज द फर्स्ट वन, बिटुमिन रोड। सो प्लास्टिक वेस्ट का मेनली यूज है वो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया और यही सबसे सक्सेसफुल इंटरवेंशन रहा है। सो ए इज द राइट आंसर। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 145, द आइडियल गैस लॉ इज स्टेटेड PV बराबर इज इक्वल टू nRT, ओके, PV is equal to nRT. The N is equal to, the value of N is equal to 0.5, temperature T is 273 Kelvin and pressure P is 1 atmosphere. So the volume occupied by gas is, तो गैस का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए V बराबर nRT डिवाइडेड बाई P। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 0.5, R का वैल्यू कितना होता है 0.0821, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है R की, टेम्परेचर T है केल्विन में रखते हैं 273 और प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। सो इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आएगी 11.2 लीटर। सो दिस इज द वॉल्यूम, सो C इज द राइट आंसर, 11.2। Which of these is not a primary pollutant? ओके, सो प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट जिनका इमिशन सोर्स से डायरेक्ट होता है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो एटमॉस्फेयर में बनते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट के बीच रिएक्शन की वजह से। सो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो ग्राउंड लेवल ओजोन इज ए secondary pollutant, so this is the right answer, it is not a primary pollutant.
सो मेनली द ओजोन, प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एसिड रेन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के। नाउ द क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कि टॉप से लेके बॉटम से ऑर्डर को बताना, न कि बॉटम से लेके टॉप तक को। तो सबसे ऊपर होता है एक्सोस्फीयर। ओके, एक्सोस्फीयर के बाद में लेयर आती है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के बाद में आता है मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर के बाद में आता है स्ट्रेटोस्फीयर, और उसके बाद में जो सबसे नीचे होती है अर्थ सरफेस पे उसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। सो राइट आंसर इज द डी। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि क्या टॉप से बॉटम पूछा गया है, बॉटम से टॉप पूछा गया है। सो उसी हिसाब से आंसर को सिलेक्ट करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 148, क्लोराइड्स आर एस्टिमेटेड बाय द टाइट्रेशन which a standard silver nitrate solution by using which indicator। तो क्लोराइड को एस्टिमेट करने के लिए टाइट्रेशन मेथड में कौन सा इंडिकेटर यूज लेते हैं? सो राइट आंसर इज द पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट को एज ए इंडिकेटर के तौर पे यूज लेते हैं क्लोराइड के एस्टिमेशन के लिए। तो शी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, एज पर CPCB the biomedical waste, if any, generated from the quarantine center or camps, what should be collected separately in the bag। so कोरोना के टाइम पे जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ या क्वारंटाइन सेंटर से जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ, तो उसको सेपरेट करने के लिए या मतलब उसको कलेक्ट करने के लिए किस टाइप कलर के बैग का यूज किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर इज द येलो कलर बैग। सो येलो कलर बैग शुड फॉर द कोविड रिलेटेड वेस्ट और क्वारंटाइन वेस्ट। So A is the right answer. Now the question number 150. National Board for Wildlife is a statutory organization constituted under the Wildlife Protection Act 1972. Who among the following chairs the National Board of Wildlife in the India? तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड इंडिया का चेयरपर्सन कौन होता है, उसको चेयर कौन करता है? तो उसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होता है। सो डी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।